पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर वोट लिया है, इस संविधान के सामने वोट लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। आप जीते हैं तो सब कुछ ठीक है, ये कुछ लॉजिक है? और हर दिन एक एक आंकड़ा देना। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। किसी की धमकी या किसी के बयान पे हम लोग बयान नहीं देंगे। हम लोग अपना काम करेंगे। हमारा काम है विकसित भारत को आगे बढ़ाना। The army chief, Field Marshal Munir, is going back to America for the second time. It is unprecedented. It is the second time. It shows that there seems to be some sort of a very close tie between the Pakistani army, the Pakistani army corporations, and the establishment there. And as a fallout of that, I think this pressure is being put on India. ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। पहले साड़ी खींचने पर महाभारत होती है, आज कुछ पहनने को कपड़े कह दी तो महाभारत हो जाए। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत ही विवादित बयान दे दिया है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने। उन्होंने ये एक तरीके से शायद संभवतः कन्हैयालाल हत्याकांड या मर्डर को जस्टिफाई ठहराने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान को टेलर कन्हैया ने आगे बढ़ाया, इसलिए उसकी गर्दन कट गई। ये हैरान कर देने वाला बयान। कन्हैयालाल जिनका गला काटा गया था क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, एक पोस्ट लगाया था। समाजवादी पार्टी आज ही रिलीज हुई है किसी तरह से कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स, और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आसिम आजमी। वो ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बयान को टेलर कन्हैया ने आगे बढ़ाया, इसलिए उसकी गर्दन काट दी। अबू आसिम आजमी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा बयान किसी इस्लामिक देश में दिया गया होता तो उसका बंदोबस्त कर दिया गया होता। हालांकि अबू आसिम आजमी ने यह भी कहा कि गर्दन काटना गलत है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि साहब नुपुर के बयान का समर्थन किया टेलर ने और उसकी गर्दन काट दी। अबू आसिम आजमी ने उदयपुर फाइल्स फिल्म को मुसलमानों के खिलाफ नफरत बताया है। हालांकि फिल्म रिलीज हो गई है, कष्ट और बढ़ेगा क्योंकि अब तो सच कन्हैया का जन जन तक पहुंचेगा, दुनिया तक पहुंचेगा। पहले सुनिए अबू आसिम आजमी को। आज रिलीज हुई है ये फिल्म। वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो निपुण शर्मा ने बोला था, जो निपुण शर्मा को बीजेपी ने भी उसकी नफरत वाली आवाज से उनको निकाल दिया था पार्टी से, वो निपुण शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी वजह से देश में चारों तरफ दंगे हो रहे हैं। उस निपुण शर्मा के बयान को लेकर टेलर ने उसको और बढ़ाया, उसको और उसका सपोर्ट किया, तो इसमें किसी ने गर्दन काट दिया। गर्दन काटना तो बिल्कुल गलत है, उस पर जो कार्रवाई होगी। परंतु मैं सरकार से कहना चाहता हूं, ये नफरती बातें बंद कीजिए। ये हिंदू मुस्लिम करके आप इस फिल्म को दिखा करके आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिखाना चाहते हैं। अगर कोई इस्लामिक कंट्री होता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बोलता तो उसका उसी दिन उसका बंदोबस्त कर दिया गया होता। जिसको देख के कोई ये कह सके कि ये एंटी मुस्लिम है। हाँ, उदयपुर फाइल एंटी टेररिस्ट फिल्म है। आतंकवादियों के खिलाफ एक मोर्चा है, आतंकवादियों के खिलाफ एक पर्दाफाश का जो नाम है वो उदयपुर फाइल है। अब कोई अगर आतंकवादियों को खुद में काउंट करता है या उनके प्रति उसकी सहानुभूति है तो फिर वो जो है ये कह सकता है कि ये फिल्म मुस्लिम विरोधी है। वैसे आपको बता दें आज ये फिल्म देश भर में रिलीज हुई है। अच्छा, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। ये चेयर, एक कुर्सी, दरअसल थिएटर में चल रहे शो के दौरान बहुत ही भावुक कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर है कन्हैयालाल के बेटे यश साहू की, जो फिल्म देखने के दौरान भावुक हुए, लेकिन एक जो चेयर थी वो कन्हैयालाल जी के लिए रिजर्व की गई थी, जिनका गला काटा गया। और देखिए वो इतना भावुक हुए, अपने आप को रोक नहीं पाए, वो रोने लगे। फिल्म इन्हीं के पिता की गर्दन काटी गई थी, कन्हैयालाल जी का सर काटा गया था। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट, ये देखिए आप। और साथ वाली चेयर जो आप देख रहे हैं वो चेयर खाली रखी गई थी कन्हैयालाल जी के लिए। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी ये फिल्म उदयपुर फाइल, जिसको रोकने के लिए न जाने पूरी ताकत लगा दी गई एक पूरे इकोसिस्टम की तरफ से। यश साहू ने रोते हुए
उनकी आंखों में आंसू थे। रोते हुए बताया कि फिल्म देखने के दौरान उनकी मां की हालत खराब ना हो इसलिए वो उन्हें अपने साथ लेकर नहीं आए। ये देखिए उनकी आंखों में आंसू हैं। उदयपुर में आज फिल्म के शो के दौरान मैंने आपको बताया आगे की सीट कन्हैयालाल जी के लिए रिजर्व रखी गई थी। कन्हैयालाल की तस्वीर रखी गई, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जिसके बाद उस सीट के बगल ये सीट, ये देखिए वो तस्वीर कन्हैयालाल जी की, उनके पुत्र यश साहू, कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने फिल्म देखी, रोते हुए कहा कि जो निर्ममता मेरे पिता के साथ हुई है ना, उसका तो 10% भी नहीं दिखाया गया। लोग परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं उसका तो 10% भी नहीं दिखाया गया जो मेरे पिता के साथ हुआ। सुनिए। हम मम्मी को इसलिए नहीं ला रहे थे यहाँ पे क्योंकि मतलब मम्मी ने जब ये देखा था तो मम्मी की कंडीशन इससे भी बुरी हो गई थी। तो ये मतलब हमारे परिवार के जो आंसू है ये कब तक मतलब और बहेंगे कि मतलब कब उन अपराधियों को सज़ा मिलेगी, ये अब उम्मीद है कि मतलब न्याय कब मिलेगा। कितने साल हो गए उस बात को, 3 साल हो गए। 3 साल में हमने इतनी कोशिश की, मैं जयपुर दौड़ दौड़ के थक चुका हूँ। ये है असली बात। जयपुर दौड़ दौड़ के मैंने इतनी पेशियाँ की, इतना सब कुछ किया, पर अभी तक उसमें 166 गवाह में से 15-16 की पेशियाँ हुई है। कब निपटेगा ये केस, कब मिलेगी उनको सज़ा? पूरा मतलब देश जानना चाहता है। ये मूवी ये सिर्फ एक सहारा है कि कब तक न्याय मिलेगा उस चीज़ को दिखाने का। देश को एक जरिया है बस, और कुछ नहीं है ये मूवी। बहुत बड़ी खबर मिल रही है, मोदी पुतिन की फोन पर बात हुई है। इसी वक्त मुझे खबर मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बात हुई है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। साहब, देश के प्रधानमंत्री, भारत फुल फ्रंट फुट पर खेल रहा है। वहां से अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि रूस से ये मत लो, वो मत लो, तेल मत लो, मैं टैरिफ लगा दूंगा, 50% लगा दिया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री, वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उन्होंने अभी पोस्ट करके बताया कि मेरी पुतिन से बात हुई है, पुतिन के साथ उनकी बहुत ही अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें यूक्रेन के ताजा घटनाक्रमों की जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हमने द्विपक्षीय एजेंडे में हुई प्रगति की भी समीक्षा की और भारत रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की, मतलब रूस और भारत के संबंधों को आप बिटवीन द लाइन समझिए। प्रधानमंत्री टैरिफ वॉर के बीच, टैरिफ वॉर ही कहा जाएगा, टैरिफ अटैक, टैरिफ टेरर या ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बीच ट्रंप को लग रहा है कि भारत दब जाएगा, ब्लैकमेलिंग काम आ जाएगी। लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रंट फुट पर खेलता हुआ ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह रूस से बातचीत का ब्यौरा की। अभी अभी बात हुई है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मोदी की बात हुई और रूस और भारत के बीच गहरे रणनीतिक साझेदारी की प्रतिबद्धता को लेकर दोनों ने दोहराया। और सुनिए, बहुत बड़ी खबर है, इस साल के अंत में पुतिन की भारत यात्रा की मेजबानी करने के लिए मैं उत्सुक हूं। ये +50 ना जोड़ ले अब ट्रंप वहां पर बैठे, मतलब 50 हो गया है। ये खबर ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। और भी क्या क्या है, बात सबसे पहले इसकी। Você era gentileza de ligar. Vou ligar pra ele, vou ligar pro Xi Jinping, vou ligar pro primeiro-ministro Modi, vou ligar. Eu não vou ligar pro Putin, o Putin não tá podendo. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। The army chief, Field Marshal Munir, is going back to America for the second time, which is unprecedented. It's the second time. It shows that there seems to be some sort of a very close tie between the Pakistani army, the Pakistani army corporations, and the establishment there. And as a fallout of that, I think this pressure is being put on India. हमें लगता है कि कहीं कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के पीछे चीन है और इधर अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। तो भारत को सावधान हो जाना चाहिए। सिर्फ हवाई विश्वगुरु कहना और विदेश यात्रा करना उससे नहीं होगा। भारत को भी अपने हित है, वी हैव आवर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। इसके बुनियाद में ही हमारे नेगोशिएटर्स काम करेंगे।
तो मेरे ख्याल में ये निगोशिएशन कैसे चलेगा, हमें 2-3 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। किसी की धमकी या किसी के बयान पे हम लोग बयान नहीं देंगे। हम लोग अपना काम करेंगे। हमारा काम है विकसित भारत को आगे बढ़ाना। सब आपको मतलब किस तरह के, दो तरह के लोग होते हैं ना। एक होता है कि शोर बहुत मचाता है, वो कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। दूसरा होता है साहब जो चुपचाप अपने तरीके से काम कर रहा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत ही साइलेंटली चीजें हो रही हैं, मैं समझाऊं आपको। देखिए, भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद पिछले कुछ दिनों में ग्लोबल पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने इस टैरिफ ऑर्डर के बाद बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की आहट बहुत तेज कर दी है। 5 घटनाक्रम समझिए, 5। अभी मोदी और पुतिन की बात हुई, अभी नंबर 1। दूसरा, मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता दे दिया। नंबर 3, मोदी चीन जा रहे हैं एससीओ में शामिल होने के लिए। मोदी चीन जा रहे हैं। चौथा, भारत ने चीन पर अमेरिकी टैरिफ, चीन ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ का विरोध किया है। चौथा, चीन ने विरोध किया है कि भारत पर यह टैरिफ गलत है, चीन। 5वां, सबसे महत्वपूर्ण है मेरी नजर में, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी को फोन किया। 50% टैरिफ के ऑर्डर से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी। मोदी का ना एक पोस्ट आपको दिखाते हैं, आप थोड़ा समझ पाएंगे मैं क्यों बार बार इसको ज्यादा जोर दे रहा हूं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि उनकी ब्राजील के राष्ट्रपति से बात हुई है। ये उन्होंने पोस्ट किया। पीएमओ ने जानकारी दी है भारत और ब्राजील आपसी सहयोग बढ़ाने पर राजी हुए। अब आपको यह लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, आपको यह लगेगा कि देखिए पुतिन और मोदी की बात हुई है तो चलिए बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका चिढ़ रहा है कि रूस से कुछ मत खरीदो, रूस से रिश्ते तोड़ दो। इधर मोदी रूस पुतिन से बात कर रहे हैं, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति से बात करने में ऐसा क्या बड़ा है, यह आपको लगेगा ना क्या बड़ी बात है। ब्राजील के राष्ट्रपति से बात में क्या खास है, इसे ऐसे समझिए। अमेरिका ब्राजील पर टैरिफ बढ़ाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ब्राजील पर भी, ट्रंप ने कहा था कि लूला उन्हें टैरिफ पर बात करने के लिए, ब्राजील के राष्ट्रपति उन्हें बात करने के लिए फोन कर सकते हैं, ट्रंप ने कहा। जवाब में ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा मैं ट्रंप को फोन नहीं करूंगा, मैं मोदी को फोन करूंगा, और मोदी को फोन घुमा दिया। इसलिए सवाल है कि क्या ब्रिक्स देशों ने, अब समझिएगा, ब्रिक्स देशों ने अमेरिका को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि ब्रिक्स संगठन में चीन, भारत, रूस, ब्राजील महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य डॉलर पर निर्भरता घटाना, ये डॉलर पर निर्भरता घटाना, विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना करना। मतलब एक तरफ विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एक तरफ नहीं, कि मतलब एक देश की चौधराहट नहीं चलेगी, एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। इसलिए ट्रंप के टैरिफ टेरर के बाद ब्रिक्स देशों में हलचल हो रही है साहब। रूस, चीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत, ब्राजील, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में कुछ तो जबरदस्त बदलाव हो रहा है। शोर नहीं मचाया जा रहा, कुछ चल रहा है। मोदी ने अभी पुतिन से बात की है, जो डॉलर की दादागिरी के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि कभी फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार के लिए दुनिया को धमकाने वाला अब अमेरिका अब व्यापार पर टैक्स लगा रहा है, धमकियां दे रहा है। समझिए, ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिका बनाम दुनिया जैसी स्थिति बन चुकी है। ठीक, अमेरिका, यूएस एक तरफ, वर्ल्ड एक तरफ होता जा रहा है। कुछ देश दबाव में आ गए हैं, कुछ देश नहीं आए, जैसे रूस, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ये सारे देश। तो ये स्थिति ट्रंप यूएस वर्सेस वर्ल्ड बनती जा रही है। दूसरा पॉइंट, अमेरिका ने जिस तरह WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अनदेखी की है, उसने बाकी देशों को भी अपने व्यापारिक नियम तय करने का मौका दे दिया कि साहब हम अपने नियम खुद तय करेंगे। ये दुनिया के लिए मैसेज है कि अब डॉलर और अमेरिकी बाजार पर डिपेंडेंस से इन देशों को बाहर निकलना होगा। ये डॉलर गिरी खत्म होनी चाहिए, और इसी पर काम भी हो रहा है। दुनिया के देश समझ गए हैं साहब कि अब आपसी व्यापार डॉलर की बजाय
युआन स्थानीय मुद्राओं में करने की जरूरत है। ट्रंप के टैरिफ ने खुद अमेरिका केंद्रित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करने का मौका दे दिया है। इस टैरिफ ने एक तरीके से आप समझ कर देखिए ना, चीन भारत की साइड लेकर बोल रहा है कि ये टैरिफ जो है गलत है। चीन और ब्रिक्स जैसे संगठन अब सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक रणनीतिक गठबंधन बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका एक नया वैश्विक ध्रुव बनता है और वो पोल जो है वो भारत। इसी वजह से ब्रिक्स देशों में जो अब तक नहीं हुआ वो हो रहा है। भारत और चीन, आप सोचकर देखिए 2020 में गलवान संघर्ष के बाद से ही दूर दूर खड़े थे, वो एक साथ दिखाई दे रहे खड़े होते। मोदी 6 साल बाद चीन जा रहे हैं, 6 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ अटैक की वजह से संभवतः ये चीजें हो रही हैं। भारत रूस चीन के साथ आने से ट्रंप कैसे घबराए हुए हैं, इसे मैं और थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं। देखिए, भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के मूल 5 देश हैं, जिनकी वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 35% है। 35% देखिए, अमेरिका की 24%। ब्रिक्स के मूल 5 देशों की विश्व जनसंख्या में हिस्सेदारी 42%, अमेरिका की 4%। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, रूस, चीन, ब्रिक्स के मूल 5 देशों की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 23%, 23%, जबकि अमेरिका की 9%। ब्रिक्स देशों के पास वैश्विक रिजर्व का 40% विदेशी मुद्रा भंडार है, अमेरिका के पास 12%। ट्रंप गिरी, डॉलर गिरी, कुछ नया पक रहा है साहब। इसे विश्व कूटनीति में ये ट्रंप के ऑर्डर से क्या बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, मोदी बनने जा रहे हैं नए वर्ल्ड लीडर। लेकिन ये भी सच है कि ट्रंप के टैरिफ से पहले ब्रिक्स देश सब उतने एकजुट नहीं थे जितने आज नजर आ रहे हैं। पुतिन का भारत आना, मोदी का चीन जाना, ब्राजील का ट्रंप की बजाय मोदी को फोन करना, ये 3 चीजें हैं ना। ये 3 अभी पुतिन ने मोदी से बात की, पुतिन भारत आ रहे हैं, मोदी चीन जा रहे हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति ट्रंप की बजाय मोदी को फोन कर रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका के खिलाफ दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का क्या मौका दे दिया। ये ग्लोबल लीडरशिप में गेम चेंजर के बहुत बड़े संकेत है। और इस बात का अंदाजा ट्रंप को भी है कि ब्रिक्स देश मजबूती से अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए तो दुनिया का पावर सेंटर अमेरिका से शिफ्ट हो सकता है। शायद इसलिए कल तक टैरिफ पर भारत को धमकाने वाला अमेरिका अब कह रहा है कि भारत और अमेरिका मजबूत रणनीतिक सहयोगी हैं। सुनिए। Set to visit China for the first time in 7 years, and Chinese Foreign Minister Wang Yi has criticized the U.S. tariffs imposed on countries including Brazil and India. So are you concerned that China and other BRICS countries are trying to take the lead in organizing a kind of pushback against U.S. trade measures? Well, what I can say in terms of India is the president has been very clear in terms of the concerns he has regarding the trade imbalance, regarding the concerns he has when it comes to the purchase of Russian oil. He's going to take action directly on that, and I refer you to the president's comments for that. India is a strategic partner with whom we engage in a full and frank dialogue. That'll continue. The secretary also spoke to that. Like anything in foreign policy, you're not going to align 100% of the time on everything. But it is very clear, the president's been clear, the concerns that he has with the trade imbalance, the concerns he has with India purchasing Russian oil. He's been clear on that. He's taken action, and I refer you to his comments for further on that. और साहब इसी टैरिफ वॉर, सो कॉल्ड टैरिफ टेरर के बीच पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ रही हैं अमेरिका की। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर एक बार फिर इसी महीने अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। मुनीर, सवाल उठ रहे हैं साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने भी सवाल उठाया कि क्या ट्रंप पूरी तरह से पाकिस्तान के ट्रैप में आ चुके हैं, क्या पाकिस्तान के इशारे पर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अगर भारत पर टैरिफ लगाने की वजह रूस के साथ व्यापार होती तो रूस के साथ व्यापार तो खुद अमेरिका ने भी खत्म नहीं किया। साहब एक अनुमान, मैं आपको एक एस्टिमेट देता हूं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2024 में ही खुद अमेरिका ने, इसको ऐसे समझिए, वजह सिर्फ रूस से तेल खरीदना नहीं है इसलिए भारत पर इतना टैरिफ, अगर यह वजह होती तो खुद अमेरिका ने रूस के साथ लगभग $5 बिलियन का बिजनेस किया, खुद अमेरिका ने किया।
भारत को सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है? यूरोपियन यूनियन, चीन, जर्मनी, तुर्की, इटली जैसे कई देश रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो फिर टैरिफ भारत पर ही क्यों? अमेरिका भारत पर तो एक्शन ले रहा है, ले नहीं पा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश है, उल्टा जवाब मिल रहा है। रूस से सिर्फ $68 बिलियन का कारोबार है। किसका? दोबारा से समझिए, भारत का। रूस से $68 बिलियन। चीन पर एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है, जिसका रूस के साथ $237 बिलियन से भी ज्यादा का कारोबार है। सवाल उठ रहे हैं कि भारत पर अमेरिका के टैरिफ वाली की असली वजह ट्रंप की असीम मुनीर से नजदीकियां हैं। ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, मैं बयान सुनाऊंगा। कार्ति चिदम्बरम, बहुत ही सेंसिबल बात की है कांग्रेस के नेता ने। पहली बार हुआ है 2 महीने के अंदर अंदर मुनीर फिर अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अमेरिका के ये दूसरा दौरा है। इससे पहले 18 जून को मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच किया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनीर की मेजबानी की, दोनों के बीच 2 घंटे तक मीटिंग हुई। एक बार फिर मुनीर इसी महीने, मतलब आतंकी सेना का सरदार पाकिस्तान का मुनीर इसी महीने के अंत तक अमेरिका जा सकता है। औपचारिक रूप से तो मुनीर अमेरिकी सेना के जनरल, यूएस सेंट्रल कमांड की चीफ हैं, जनरल माइकल ई कुर्ला। इनके विदाई समारोह में शामिल होने जाएंगे, ये औपचारिक रूप से। ये वही जनरल है जिन्हें पिछले महीने पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च सम्मान निशाने इम्तियाज से नवाजा था। और कुरिल्ला ने आतंकी देश पाकिस्तान का यह कहकर समर्थन किया था कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का एक बड़ा साझेदार है। लेकिन मुनीर के अमेरिकी दौरे की टाइमिंग को लेकर भी थोड़ा कुछ डाउट है, क्योंकि पिछली बार कब गया था मुनीर अमेरिका? मुनीर ने अमेरिका की पिछली यात्रा तब की थी जब पहलगाम हुआ था। याद है, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया था। उस दौरान मुनीर गया पाकिस्तान। और दूसरी बार कब? अमेरिका दौरा ऐसे समय में मुनीर का जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मुनीर ने ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं मुनीर, ना ही वहां के राष्ट्रपति। वो पाकिस्तानी सेना का मुखिया है जो बड़े पैमाने पर व्यापार में शामिल है। दरअसल ये आपकी जानकारी के लिए, आपको हैरानगी होगी, पाकिस्तान की सेना दुनिया की अन्य सेनाओं से अलग है। वो धंधा भी करती है वहां की सेना, एक विशाल आर्थिक साम्राज्य है वहां की सेना का। रियल एस्टेट, ब्रिज, डैम, हाईवे निर्माण जैसे काम पाकिस्तान की सेना करती है। इसके अलावा वो शुगर राइस मिल, बेकरी, कपड़े, जूते का उत्पादन भी करती है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तानी सेना का व्यापार $40 बिलियन के करीब है, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 10% से भी ज्यादा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बिजनेस के प्रति लगाव पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप खुद एक जाने माने बिजनेसमैन हैं और दुनिया के कई देशों के साथ इस समय वो ट्रेड वॉर में शामिल है। ट्रंप मुनीर के बीच डील हुई है। पिछली बार असीम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात के बाद नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी, याद है। दरअसल भारत से चिड़ एक और चीज की भी है। भारत ये नोबेल वाला जो बुखार चढ़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को, उसका समर्थन नहीं कर रहा है। नोबेल वाला बुखार यही कर रहा है पूरे अमेरिका को भी बीमार। वैसे अच्छा, ट्रंप, मुनीर ने सिफारिश कर दी। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के युद्ध को खत्म करने का क्रेडिट भी पाकिस्तान ने ट्रंप को दे दिया, झूठा क्रेडिट। ट्रंप ने इसलिए भारत पर 50% टैरिफ लगाने के साथ ही पाकिस्तान के साथ उसके तेल भंडार को विकसित करने की डील की है, इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। साहब सुनिएगा कार्ति चिदम्बरम को कि भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ के पीछे कहीं मुनीर तो नहीं। सुनिए। The army chief, Field Marshal Munir, is going back to America for the second time, which is unprecedented. It's the second time. It shows that there seems to be some sort of a very close tie between the Pakistani army and the Pakistani army corporations and the establishment there. And as a fallout of that, I think this pressure is being put on India. To follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव को नोटिस चला गया है। तेजस्वी यादव फर्जी वोटर कार्ड मामले में फंस सकते हैं। ईसी की तरफ से तेजस्वी यादव को नोटिस भेज दिया गया है। 2 वोटर आईडी कार्ड, एपिक नंबर, वो पूरा याद होगा आपको, हमने आपको बताया था। इस नोटिस में कहा गया कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट कटने का दावा करते हुए जो एपिक नंबर दिखाया था उसे चुनाव आयोग ने जारी नहीं किया था। तो ये तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, क्या उसको लेकर तेजस्वी यादव से को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया कि तथ्यों के आधार पर तेजस्वी यादव का कार्ड फर्जी प्रतीत हो रहा है।
और फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उनका उपयोग करना एक गंभीर अपराध है। बीजेपी ने यह भी सवाल पूछा था कि जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे कि ये फर्जी, तब ये फर्जी, तो तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर आईडी कार्ड लेकर क्यों नहीं पहुंचे? अब बात इसकी करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। किसी में हिम्मत नहीं तो मुसलमानों को वोट लेने के लिए SIR का हंगामा कर रहा, अब उसको डर लग रहा। अगर ऐसा लगता है केंद्र सरकार को कि वो झूठ कह रहे हैं तो उसे साबित भी करना चाहिए। क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती? एफिडेविट तो देना चाहिए मोदी और शाह जी से और बीजेपी से। ये एफिडेविट दीजिए कि हमने चोरी नहीं की है वोटों की। कोई सबूत दे रहा है आपको? इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे? सबने देखे, वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। क्योंकि राहुल एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जो जब जनता का समर्थन नहीं जीत पाते तो हार का ठीकरा किसी न किसी बहाने कोई ना कोई दूसरी चीज के ऊपर फोड़ते हैं। साहब देखिए क्या होता है, राहुल गांधी जी करने कुछ जाते हैं, शायद हो कुछ जाता है। राहुल जी जिन सवालों और मुद्दों को लेकर कांग्रेस को हिट करने की कोशिश करते हैं उसमें कांग्रेस ही हिट विकेट होती नजर आती है। अब कल राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पर कई आरोप, गंभीर आरोप लगाते हुए एटम बम फोड़ा था, वोट चोरी का दावा किया था, जिसके बाद आज चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करके राहुल के आरोपों को बीजेपी के हिसाब से पंचर कर दिया। मतलब चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक कर दिया कि सब फर्जी आरोप है साहब। लेकिन राहुल गांधी जी अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं। आज राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे, 5। राहुल के इन 5 सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। इधर चलेगा सवाल, इधर चलेगा जवाब, पढ़िएगा, आसानी से आप पढ़ पाएंगे। यह पूरा निचोड़ है पूरी खबर का। पहला सवाल, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है? राहुल गांधी जी ने पूछा, डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है? चुनाव आयोग ने कहा कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट की मांग तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट कमलनाथ बनाम चुनाव आयोग के केस में। दूसरा सवाल, सीसीटीवी और वीडियो सबूत क्यों और किसके कहने पर मिटाए जा रहे हैं? यह सवाल राहुल जी ने पूछा कि सीसीटीवी और वीडियो सबूत क्यों किसके कहने पर मिटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया, चुनाव में गड़बड़ी को लेकर याचिका दाखिल करने पर ही किसी बूथ या निर्वाचन क्षेत्र का सीसीटीवी फुटेज स्टोर किया जाता है। अब सुनिए आगे क्या कहा, वो बहुत बड़ा है। 1 लाख सीसीटीवी फुटेज देखने में 1 लाख दिन, मतलब 273 साल लगेंगे राहुल गांधी जी। राहुल जी ने पूछा सीसीटीवी और वीडियो सबूत क्यों और किसके कहने पर मिटाए गए? कहा कि 1 लाख सीसीटीवी फुटेज देखने में 1 लाख दिन, 273 साल लग जाएंगे, कोई कानूनी परिणाम नहीं है। सारे सवालों के जवाब दिए। तीसरा सवाल आप लोग तय करिएगा कौन सच्चा कौन झूठा, हमें तो पता नहीं, हम तो भाई इनकी बात भी बताएंगे, इनकी बात भी बताएंगे। तीसरा सवाल, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों की गई? चुनाव आयोग ने टका सा जवाब दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता सूची की तैयारी के दौरान वोटर लिस्ट गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस की तरफ से 0 शिकायत, कोई शिकायत नहीं दाखिल, कोई याचिका दाखिल नहीं हुई, कोई याचिका दाखिल नहीं हुई। चौथा सवाल, विपक्षी नेताओं को क्यों डराया धमकाया जा रहा है? अच्छा ये भी पूछा, वो राहुल जी तो खुद ही धमका रहे थे ढूंढ कर, लेकिन राहुल जी ने पूछा विपक्षी नेताओं को क्यों धमकाया जा रहा है? चुनाव आयोग का जवाब, राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते हैं, आज तक चुनाव आयोग को सीधे खुद से कोई शिकायत या पत्र क्यों नहीं लिखा? ये तो सवाल है वाजिब कि राहुल जी ने कोई चुनाव आयोग को कोई पत्र शिकायत क्यों नहीं किया आज तक। 5वां सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, क्या ईसीआई बीजेपी का एजेंट बन चुका है? अच्छा ये सवाल है, आरोप नहीं है, सवाल पूछ रहे हैं, क्या ईसीआई चुनाव आयोग क्या बीजेपी का एजेंट बन चुका है? चुनाव आयोग का जवाब, राहुल गांधी जी शपथ पत्र दो या तो देश से माफी मांगो, साइन और सॉरी। इधर राहुल गांधी यू साइन ओथ अंडरटेकिंग और सॉरी, साइन या सॉरी। ये SIR सॉरी और साइन हो गया। वैसे तो कुल मिलाकर ये 5
सवाल 5 जवाब। राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले 5 दिनों में 2 बार, अच्छा ये और मैं आपको बताता हूं अब फैक्ट चेक कैसे हो रहा है और 2 बार कैसे वो हिट विकेट हुए। अभी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को गलवान हिंसा पर क्या कहा था, लताड़ लगाई थी कि कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कह सकता, याद है। अभी कल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ जो आरोप लगाए उसमें से 4 का फैक्ट चेक हो गया और इस फैक्ट चेक से चुनाव आयोग पर राहुल के आरोप उन पर ही बैकफायर होते नजर आ रहे हैं। ये 2 अब बीजेपी कहती है राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता खतरे में पड़ रही है या खत्म होती जा रही है तेजी से। कल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सच्चा भारतीय ये नहीं करता, जो मुद्दे उठाते हैं राहुल गांधी जी उल्टे पड़ जाते हैं। यहां चुनाव आयोग ने उल्टा ही चैलेंज दे दिया। मैं एक एक करके आपको बताता हूं क्या राहुल गांधी जी ने कहा और किस तरह से उसका फैक्ट चेक हो रहा है। 4 क्या आरोप थे और आज सुबह मीडिया में इन आरोपों का फैक्ट चेक लगातार आप देख भी रहे होंगे। मैं एक क्रक्स आपको बता दूंगा सिलसिलेवार तरीके से। कल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। 1 घंटा 11 मिनट और 22 पेज का प्रेजेंटेशन। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी के 2 वोटर्स, नाम सुनिएगा, 3 राज्यों में शामिल हैं। 1 वोटर 3 जगह। यह आरोप लगाने के लिए राहुल गांधी जी ने 2 वोटर्स की पहचान जाहिर की। वैसे तो वो वोटर्स भी अब कह रहे हैं कि ऐसे कैसे आपने हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी, वो अलग बात है। एक का नाम आदित्य श्रीवास्तव, दूसरे का नाम विशाल सिंह। इन दोनों के नाम के सारे राहुल गांधी जी ने दावा किया कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में हजारों ऐसी गड़बड़ियां हैं जिसमें एक व्यक्ति का नाम कई राज्यों की वोटर लिस्ट में है। इस आरोप का एक फैक्ट चेक हुआ। क्या हुआ? नंबर 1, राहुल गांधी जी ने नाम लिया आदित्य श्रीवास्तव। एपिक नंबर बताते हुए दावा किया कि उनका नाम 3 राज्यों के 4 पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट में है। 3 राज्यों उन्होंने दे दी। मुंबई में शामिल है, इसके अलावा बेंगलुरु में शामिल है, इसके अलावा महादेवपुरा में शामिल है और बेंगलुरु में एक और शामिल है। तो कुल मिलाकर उन्होंने बोला और लखनऊ में भी शामिल है। ठीक, 3 स्टेट्स में है। इनका नाम आदित्य। उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ की विधानसभा में होने का दावा किया, लेकिन साहब यूपी चुनाव आयोग ने बता दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी चुनाव आयोग ने बाकायदा सबूतों के साथ बता दिया कि आदित्य के एपिक नंबर को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सर्च किया गया तो पाया गया आदित्य श्रीवास्तव का नाम बेंगलुरु की विधानसभा में तो है, लेकिन साहब यूपी लखनऊ की विधानसभा में आदित्य का नाम नहीं है। फैक्ट चेक नंबर 2, राहुल गांधी जी ने कल आदित्य श्रीवास्तव के साथ साथ एक और है विशाल सिंह, एक वोटर के लिए दावा किया कि उनका नाम 2 राज्यों में है, 2 राज्यों में 3 पोलिंग बूथ पर। वो ये बेंगलुरु में एक उन्होंने बताया, दूसरा भी बेंगलुरु में बताया और तीसरा वाराणसी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इस दावे का फैक्ट चेक किया। क्या पाया वो देखिए। यूपी चुनाव आयोग ने बताया कि विशाल सिंह का नाम बेंगलुरु की विधानसभा 174 के रिकॉर्ड्स में है, लेकिन लखनऊ विधानसभा 173, वाराणसी की विधानसभा 390 में उनका नाम नहीं है। अब सवाल ये है, साहब पूछा जाएगा कि राहुल गांधी जी देश के जिन 2 वोटर्स का नाम उन्होंने लिया, उन्हें कई राज्यों में फर्जी मतदाता बताने की कोशिश की, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन को इस तरह से पब्लिक किया गया, क्या ये इलीगल नहीं है? एक वोटर को सिर्फ अपनी राजनीति के लिए मुसीबत में फंसाने की कोशिश नहीं हुई। आज आदित्य श्रीवास्तव खुद मीडिया के सामने आए और पूरी कहानी भी उन्होंने अपनी तरीके से बताई। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या पॉलिटिक्स है, क्या दावे हैं, वो एक बार आपको सुना देते हैं। पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको। इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे, वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। मैं राहुल गांधी को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। अगर उनको उनके आरोपों में दम लगता है तो वो रिटर्न एफिडेविट के ऊपर चुनाव आयोग को जवाब दें, परंतु राहुल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि राहुल एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जो जब जनता का समर्थन नहीं जीत पाते तो हार का ठीकरा किसी न किसी बहाने कोई ना कोई दूसरी चीज के ऊपर फोड़ते हैं। साहब ये सारी चीजें संभवतः डेविएट करने के लिए हैं। मूल सवाल आज भी है साइन या सॉरी, साइन या सॉरी। राहुल जी क्या करेंगे? अपने आरोपों को सत्यापित करने या उसकी जांच के लिए ओथ पर साइन करेंगे, ओथ अंडरटेकिंग, ओथ पर साइन करेंगे, या चुनाव आयोग कह रहा है सॉरी कहो, साइन या सॉरी। लेकिन चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी से एक ही सवाल यही पूछ रहा है, साहब साइन या सॉरी, या तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करिए या माफी मांगिए। लेकिन ओथ पर ना साइन करने की बात करके राहुल गांधी जी का क्या कहना है, मैं वो बयान आपको सुनाऊंगा कि मैंने संसद में संविधान की ओथ ली है।
दूसरी ओथ का क्या मतलब? मैंने संविधान की ओथ ली है। मैं जो कह रहा हूं वही जो है वो बीजेपी कह रही है, मतलब राहुल गांधी जी के वचन ही उनके शासन है। अच्छा, इन पूरे प्रकरण में एक चीज बहुत अच्छी है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ईवीएम शायद संभवतः बाइज्जत बरी हो गया। ईवीएम, हर चुनाव में ईवीएम की इज्जत उतारने वाले नेतागण अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, जिसको दूर करने के लिए एसआईआर भी हो रहा है, शुद्धिकरण। मतलब ये लोग भी मान रहे हैं साहब कि गड़बड़ी अब कम से कम ईवीएम में नहीं, हाँ वोटर लिस्ट में समझता हो सकती है, उसकी जांच भी हो रही है, जिसको दूर करने के लिए चुनाव आयोग गहनता से वोटर शुद्धिकरण का काम भी कर रहा है। मतलब अब कल को चुनाव हारने के बाद कोई भी पार्टी कम से कम ईवीएम को दोष नहीं दे पाएगी। लेकिन ओथ को लेकर क्या कहा राहुल गांधी ने, वो सुनिए। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। चलिए अब आपको आज की ना एक खूबसूरत तस्वीर, एक अच्छी तस्वीर, एक भावुक कर देने वाली एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के धराली में सीएम पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन का लगातार जायजा ले रहे हैं, हम आपको दिखाई रहे हैं। ये आप देखिए भावुक कर देने वाली आज तस्वीर। एक महिला ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर सीएम पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी। ये बहुत कम इस तरह की तस्वीरें आती हैं जहां जनता के साथ जुड़ाव किस तरह का है और किस तरह की नेता किस तरह से ग्राउंड जीरो पर है, लोग भी समझते हैं। देखिए महिला ने साड़ी फाड़ी क्योंकि रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार है। अहमदाबाद की महिला रहने वाली है, वो अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए आई थी। 5 अगस्त को धराली में आई, आपदा के बाद अचानक मलबे और पानी के तेज बहाव की वजह से रास्ता बंद हो गया और वो वापस नहीं लौट पाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार 3 या शायद चौथा दिन है साहब, 4 दिन से लगातार ग्राउंड जीरो पर। उत्तराखंड सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आज ये महिला, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, रक्षा मतलब कौन, रक्षा आपकी करता है भाई, और एक सीएम के लिए उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ी और फिर राखी बांधी। एक भावुक कर देने वाली तस्वीर थी, हमको लगा आपको दिखाने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, उधर आपको बता दें बाबाओं को लेकर, संतों को लेकर समाज में किस तरह का आक्रोश है, लेकिन प्रेमानंद महाराज के समर्थन में उतर आए हैं बाबा बागेश्वर। लिव इन पर कैसे छिड़ा धर्मयुद्ध, अब बात इसकी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। और आज का जमाना बड़ा उल्टा है। पहले साड़ी खींचने पर महाभारत होती थी, आज कोई पहनने को कपड़े कह दी तो महाभारत हो जाए। इस बात पे इंक्वायरी अच्छे से होनी चाहिए कि आइंदा आगे चल के किसी भी महिलाओं को लेके ऐसी बातें ना बोली जाए। इस देश में सत्य बोलना बड़ा कठिन है। आप कैसी बहू चाहती हो जो लेबन में रह के आए? आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई बयान को लेकर प्रेमानंद महाराज पर हमलावर है तो कोई उनके समर्थन में तर्क दे रहा है। समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस बीच प्रेमानंद महाराज के समर्थन में सामने आए हैं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। प्रेमानंद महाराज के समर्थन वाला बाबा बागेश्वर का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा बागेश्वर महाभारत की कहानी बताकर विरोधियों पर कटाक्ष कर रहे हैं। आप भी सुनिए। बड़ा अजीब जमाना आ गया, कहते हैं लोग मॉडर्न जमाना। पहले के जमाने में कोई कपड़े खींचे तो महाभारत हो जाती, और आज का जमाना बड़ा उल्टा है। पहले साड़ी खींचने पर महाभारत होती थी, आज कोई पहनने को कपड़े कह दी तो महाभारत हो जाए। बड़ा विचित्र जमाना आ गया। अगर कुछ कहो कहते हैं अपनी सोच बदलो, नियत बदलो। बिल्कुल सही। आगे आने वाले समय में उनके ऊपर FIR होगी जो कपड़े पहनने की बातें करें। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज ने हाल ही में एक सवाल के जवाब में समाज के आचरण पर एक बात कही थी, जिसको लेकर महिला संगठनों ने उनका विरोध शुरू कर दिया।
किसी ने बयान को शर्मनाक बताया तो किसी ने माफी की मांग की। वहीं प्रेमानंद जी महाराज ने विरोध करने वालों को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा वो एक संत हैं और सच ही बोलेंगे, भले उनका सच कड़वा ही क्यों ना हो। आप भी प्रेमानंद जी महाराज का दोनों बयान सुनिए। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम कड़वा भी बोलेंगे, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। दरअसल प्रेमानंद महाराज ने अपने बयान में महिलाओं के साथ ही पुरुषों के आचरण पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने पुरुष और महिला दोनों से आचरण सुधारने की बात कही थी, लेकिन विरोध करने वालों ने इसे एक तरफा महिलाओं का ही अपमान बता दिया। ऐसे लोगों को भी बाबा बागेश्वर ने 2 टूक जवाब दिया। हमारा विरोध करना तो ठीक है, पर महात्मा प्रेमानंद जी का विरोध करना, वो तो उपदेशक महात्मा है, बड़े अच्छे भजनानंदी महात्मा है, उनका विरोध करना इससे सिद्ध हो गया कई लोगों को पेट की बीमारी है।